दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम बात करेंगे इंसानियत के, जी हाँ, पूरी इंसानियत के सबसे बड़े डिफेंस मैकेनिज़्म की। सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म जिसका इस्तेमाल तकरीबन इस पूरी दुनिया में हर इंसान करता है और उसका नाम है प्रोजेक्शन। कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी इस डिफेंस मैकेनिज़्म का सहारा ना लिया हो। मैं भी इसमें शामिल हूँ, आप भी इसमें शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि प्रोजेक्शन होता क्या है। हमारे वो तमाम ख्यालात, सोच, जज्बात, एहसासात, खसूसियात, यानी कि हमारी ट्रेट्स जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, जो हमारी शख्सियत का हिस्सा है लेकिन चूंकि वो हमारे शऊर में नहीं है और हम उन्हें कबूल नहीं करना चाहते, तो हम उसे दुनिया पर, लोगों पर, निज़ाम पर या फिर चीज़ों पर प्रोजेक्ट करते हैं। आपने प्रोजेक्टर तो देखा होगा जिस पर अक्सर लोग मूवीज़ देखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। आपका जो दिमाग है ना, वो एक प्रोजेक्टर है और उस दिमाग में वो सोचें, वो जज्बात, वो एहसासात जिन्हें आप महसूस नहीं करना चाहते, आप उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन या मूवी एक दीवार पर प्रोजेक्ट करता है, हालांकि दीवार अपने आप में कुछ भी नहीं है, या फिर वो एक वाइट जो क्लोथ होता है या जो वाइट एक स्क्रीन है, वो अपने आप में कुछ भी नहीं, वो तो खाली है। प्रोजेक्टर उस पर वो सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। वैसे ही आपका जो दिमाग है उसमें सारी सोचें, जज्बात, एहसासात, खसूसियात जिन्हें आप पसंद नहीं करते अपने बारे में या फिर जो आपके शऊर में नहीं, आप नहीं जानते, तो आप क्या करते हैं, आप उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। एक काम करते हैं, प्रोजेक्शन को एग्जाम्पल यानी कि एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्शन का जो नज़रिया है वो फ्रॉइड ने बनाया, ये तो हम जानते हैं ना, सिगमंड फ्रॉइड ने। लेकिन कार्ल यूंग ने भी इस पर काफ़ी काम किया, बहुत काम किया है। और ये जो मैं आपको मिसाल देने वाली हूँ, ये कार्ल यूंग की एक पेशेंट की मिसाल है जिसके ज़रिए आपको समझ आएगा कि प्रोजेक्शन होता क्या है और आप किस तरह से इसे करते हैं। कार्ल यूंग की एक डॉक्यूमेंट्री है और उसमें उनकी एक पेशेंट है, मैरी नाम है उनका। मैरी कार्ल के पास गई अपॉइंटमेंट लेकर कि वो उन्हें मशवरा दे सकें उनकी ज़िंदगी में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें किताब लिखनी चाहिए, फिर उन्हें क्या करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी के कुछ मसाइल हैं जो उन्होंने कार्ल के सामने रखे और कहा कि आप मुझे कुछ सजेशन दें। जब कार्ल ने उनका सेशन लिया तो सेशन के बाद उन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया मैरी को, और मैरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैरी ने गुस्से में कहा कि वाई द वर्ल्ड इज़ सो मीन टू मी, क्यों पूरी दुनिया मेरे साथ बुरा करती है, या क्यों पूरी दुनिया जो है ना वो मतलबी है। तो कार्ल ने उन्हें कहा, वाई आर यू सो मीन टू द वर्ल्ड। और ये जुमला सुनकर मैरी इतनी ट्रिगर हो गई कि वो अपना बैग उठाकर पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद उन्होंने बड़े लंबे लंबे खतूत लिखे कार्ल के बारे में, जिसमें जो गालियाँ उन्हें आती थीं, जो बुराइयाँ वो कर सकती थीं, उन्होंने यूंग की और बोला कि इस बंदे को कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल भी अच्छा थेरेपिस्ट नहीं है, ये कुछ नहीं जानता। और मैरी कहती हैं कि उन्होंने नफ़रत से भरे हुए जब वो लेटर्स लिखे तो उन्हें बड़ा सुकून मिला, वो बहुत अच्छा महसूस करने लगी। एक साल के लिए वो फिर कभी कार्ल यूंग से नहीं मिली और ना ही उनके पास गई, लेकिन इस एक साल में उन्होंने काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया, देखा, समझा। और वो कहती कि एक सुबह मैं उठी और मुझे बहुत हंसी आई खुद पर और कार्ल पर भी, और मैंने एक गाली देते हुए कहा कि यार, इस बंदे ने ऐसा कौन सा पॉइंट हिट किया था कि मैं इतनी ट्रिगर हो गई। इसका मतलब ये है कि उसने बिल्कुल सही जगह वार किया है और मेरे ख्याल से मुझे उससे मिलना चाहिए दोबारा। मैरी ने कॉल की यूंग की असिस्टेंट को और कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो जो यूंग की असिस्टेंट थी, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर यूंग ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आप आज नहीं तो कल कॉल ज़रूर करेंगी और आप अपॉइंटमेंट ज़रूर लेंगी, तो मैं आपके लिए वक्त निकाल कर रखूँ। बिल्कुल मैरी की तरह हम सब अपने जज्बात को अक्सर दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी सोच को, अपने नज़रियात को। हालांकि सामने वाला इंसान ऐसा सोच भी नहीं रहा होता और हम अपनी सोच को उस पर प्रोजेक्ट करके बोलते हैं कि देखा, ये ऐसे ही सोच रहा होगा, ये ऐसे ही कर रहा होगा। तो जब आपको अवेयरनेस नहीं होती ना अपने जज्बात की, अपने एहसासात की, तो फिर आप उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। ये आपका डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। प्रोजेक्शन भी ना स्पेक्ट्रम पर होती है। मतलब ये कि दुनिया में वैसे तो हर इंसान प्रोजेक्शन का सहारा लेता है, ये डिफेंस मैकेनिज़्म सबके पास है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा कम प्रोजेक्ट करते हैं। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। जितना गहरा आपका ट्रॉमा होगा उतने ही तल्ख आपके तजुर्बात होंगे और उतनी ही बड़ी आपकी ईगो, और उतना ही ज़्यादा आप प्रोजेक्ट करेंगे अपनी सोच, अपने ट्रॉमा को दूसरों पर।
मिसाल के तौर पर आपको बचपन में आपका माशरा या आपके वालिदैन ये सबक दें कि ग्रीड, लस्ट, एंगर, इस सब को फ़ील करना बहुत गलत बात है, ये एहसासात होने ही नहीं चाहिए। और आपने ये मैसेज बचपन में बहुत ही वॉयलेंट तरीके से सीखा कि आपको मार कर या आपको अब्यूज़ करके या आपको शेम करके ये सबक आपको सिखाया गया, तो आप क्या करते हैं कि जो लस्ट या आपके अंदर जो ग्रीड है या जो एंगर है या जो हेट है, आप उसको बहुत ही खामोशी के साथ ना दबा लेते हैं अपने अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस मतलब आपका लाशऊर, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, जो डेवलपिंग ब्रेन होता है, वो कहता है कि देखो इस माशरे में ना और इस घर में ये वाली फीलिंग्स अलाउ नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इनको फील ही नहीं करूँगा, ये मेरे अंदर है ही नहीं। तो चूँकि अब ये मेरे अंदर नहीं है, तो अब ये पूरी दुनिया में है। हाँ, जो चीज़ मैं अपने अंदर एक्नॉलेज नहीं कर रही, तो मैं उसे पूरी दुनिया पे प्रोजेक्ट करूँगी। अब मैं हर जगह लोगों को जज करना शुरू कर दूँगी कि ये सारे ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनके कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं, ये लस्टफुल लोग हैं, ये ग्रीडी लोग हैं, कैपिटलिज्म ऐसा है, लोग वैसे होते हैं। मतलब जो भी हेट, जो भी मेरे अंदर नैरेटिव बना होगा उस टाइम पर बचपन में, मेरे वालिदैन से जो मैंने सीखा होगा या मेरी सोसाइटी से, मैं वो बोलना शुरू कर दूँगी, मैं दूसरों पर प्रोजेक्ट करूँगी। क्योंकि जब जब मेरे अंदर लस्ट आएगी, जब जब मेरे अंदर ग्रीड आएगी, क्योंकि मैं तो उसको फील नहीं कर सकती, मैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरा वो पार्ट तो मैंने अनकॉन्शियस में दबा दिया है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं उसे एक प्रोजेक्टर की तरह प्रोजेक्ट करूँगी। किस पर? लोगों पर, निज़ाम पर, चीज़ों पर, हर किसी पर, क्योंकि मैं उसे अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और इसी को कार्ल यूंग शैडो भी कहते हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, उनमें कोई ऐसा क्लाइंट मैंने आज तक नहीं देखा जिसके शैडोज़ ना हो, जो प्रोजेक्ट ना करता हो अपने जज्बात को दूसरों पर। जाहिर सी बात है, मैं भी इस निज़ाम का हिस्सा हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करती रही हूँ सारी ज़िंदगी अपने एहसासात, अपने जज्बात को दूसरों पर। तो जब मेरे लिए जो थेरेपी की जर्नी थी ना, जब मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहला जो पेशेंट था ना मेरी लाइफ में, वो मैं खुद थी। सबसे पहला पेशेंट मैं थी। मेरी रिसर्च नहीं, मी सर्च थी, क्योंकि मैं ही वो सब्जेक्ट थी जिसको मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती थी और जिसको जानकर ही मुझे पता चला कि इंसानी नफ्सियात क्या होती है और ये काम कैसे करती है। इसमें कोई शर्म या शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, आपको अपने बारे में अवेयरनेस नहीं है, अगर आपको ट्रॉमा है, आप ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपका बचपन बहुत इनस्टेबल था, तो इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है, बल्कि अभी टाइम आ चुका है कि आप हेट, एंगर, लस्ट, प्राइड या जो भी जितनी फीलिंग्स हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो शैडो होता है ना, ये जो प्रोजेक्शन होती है, वो सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है। कभी कभार जो पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं ना हमारे अंदर, और हमें कोई उन पॉजिटिव ट्रेट्स पर शर्मिंदा करता है, शेम करता है, या हमारे घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते, या उनके नज़दीक की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है जो हमारे अंदर हैं, तो वो भी हमारा शैडो बन जाती हैं और फिर हमें बहुत दिक्कत होती है और हम आगे चलकर प्रोजेक्ट करते हैं उसे दूसरों पर। और यहाँ पर सोशल मीडिया का ना एक बहुत ख़तरनाक किरदार है, और वो ये है कि जितने भी लोगों के अंदर हेट है, एंगर है, या उनके जो शैडोज़ हैं, वो उन पर काम करने की बजाय सोशल मीडिया पर बहुत हेट कमेंट्स लिखकर, नेगेटिव कमेंट्स लिखकर, नेगेटिव कंटेंट को रीपोस्ट करके वो अपने उस एंगर का इजहार करते हैं और वो उस लूप में फंस जाते हैं। कार्ल यूंग की पेशेंट मैरी की जो मैंने आपको मिसाल दी, चूँकि ये एक बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री से मैंने आपको मिसाल दी और उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, तो जब 1 साल गुजरा और उस 1 साल में उन्हें रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला, तो उन्हें समझ में आया कि वो एंगर को यूज़ करती हैं अपने शैडोज़ को काम डाउन करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। वो रियल सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रही। अगर उस टाइम पर सोशल मीडिया होता ना, तो उन्हें कभी भी अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने का मौका नहीं मिलता और वो 1 साल बाद कार्ल यूंग के पास कभी नहीं जाती, क्योंकि वो कार्ल यूंग के पास जाने की बजाय ना ट्विटर पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर रीपोस्ट करती, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा के अपने हेट का, अपने एंगर का इजहार करती, ना कि वो उस पर रिफ्लेक्ट करती। तो यहाँ पर सोशल मीडिया आपको एक प्लेटफॉर्म देता है अपने एंगर को, अपने अंदर जो आपके शैडोज़ हैं, जो प्रोजेक्शन है, उसको बाहर निकालने का, और आप उस लूप में फंस कर रह जाते हैं। आप बार बार उस एंगर का इजहार करते हैं कमेंट्स के ज़रिए, रीपोस्ट करके, और आपको एक सुकून सा मिलता है, लेकिन आप कभी भी अपने शैडोज़ नहीं जान पाते, आप कभी भी उस प्रोजेक्शन से नहीं निकल पाते जो आपको रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में और आपके रिलेशनशिप्स में बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। वैसे तो प्रोजेक्शन ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा की वजह से हो, लेकिन अगर आपको बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, तो आपके शैडोज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके प्रोजेक्शंस भी बहुत होते हैं, और आपकी जानिबदारियाँ, आपके बायसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
और बहुत गहरे होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने शैडोज़ पर, अपने प्रोजेक्शंस पर गौर कीजिए। देखिए कि आप दुनिया पर क्या प्रोजेक्ट करते हैं जो आपका है, जो आपकी फीलिंग है, जो आपका नज़रिया है, जो आपका ज़ाती तजुर्बा है, और उसका दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, और आप उसे दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो जो एंगर है, वो जो लस्ट है, वो जो हेट है, वो तो सिर्फ आपके अंदर है, और आपको उसको फील करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि वो आपकी साइकी का हिस्सा है, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। लस्ट एक इमोशन है, हेट एक इमोशन है, एंगर एक इमोशन है। जब आप इमोशन को फील नहीं करते, उसको डिनाई करते हो, उसको सप्रेस करते हो, तो फिर वो एक्शन में बदल जाता है या प्रोजेक्शन में। एक्शन और प्रोजेक्शन दोनों ख़तरनाक हैं, और अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहते तो उससे पहले माइंडफुल होकर अपने इमोशंस को फील करें, जर्नलिंग करें, देखें कि आपको क्या ट्रिगर करता है, वो कौन सी बातें हैं, जज्बात हैं, नज़रियात हैं, एहसासात हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आपको एकदम इश्तियाल में ले जाते हैं। जैसे ही आप उन्हें नोटिस करें तो फिर देखें उसका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, वो प्रोजेक्शन कहाँ से आ रही है। अपने बचपन में जाकर विजिट कीजिए, अपने आप से पूछिए कि वो हिपोक्रेसी कहाँ से आ रही है, वो मुनाफिकत कहाँ से आ रही है। मुनाफिक अमूमन वो लोग होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम मुनाफिक हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ को पता भी होता है और वो जानकर ये सब करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अपने ऊपर गौर कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए और प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोजेक्शंस को समझेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर काम करेंगे, उतना ही आपको मेंटल पीस मिलेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी अपने इमोशंस को डिनाई करने में, सप्रेस करने में, दबाने में जा रही है। अक्सर जब मैं देखती हूँ लोगों को एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ का डंका बजाते हुए, लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं, आप गौर करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ का डंका इसलिए बजाया जा रहा है कि उसकी कमी है, और वो इसको एक्सेप्ट करने की बजाय कि हाँ हम एथिकल होकर नहीं चल पा रहे हैं, या हमारी मोरल वैल्यूज़ वैसी नहीं है जैसे हम चाहते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, तो फिर क्या है, वो उसे प्रोजेक्ट करने लग जाता है पूरी दुनिया पर, लोगों पर। तो जिस पॉइंट पर, जिस जगह आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ यार मेरे एथिक्स अच्छे नहीं हैं, हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम है भाई, मेरा जो है ना वो अखलाकियात का जो दायरा है ना वो बड़ा तंग है, और जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो ना तो फिर आप उसको बेहतर भी कर सकते हो। जब कोई चीज़ आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो आप उसे बेहतर कैसे करोगे, आप अपने एथिक्स कैसे अच्छे करोगे जब आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि मैं एक अनएथिकल इंसान हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी चीज़ इरिटेट कर रही है वो प्रोजेक्शन है। कभी कभार कुछ लोग वाकई में इरिटेटिंग होते हैं, कभी कभार आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बताती है, आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी बॉडी आपको ये सिग्नल देती है कि जो आपके आसपास लोग हैं वो बेहतर नहीं हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। और ज़रूरी नहीं कि आपके सारे नज़रियात प्रोजेक्शन हो। आपके नज़रियात में कुछ नज़रियात बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं, कुछ जजमेंट्स आपकी करेक्ट होती हैं, लेकिन कुछ आपके प्रोजेक्शंस होते हैं, शैडोज़ होते हैं। तो अभी आपको देखना है ना, आपको जाकर चेक करना है कि कौन सा वाला रियल है और कौन सा वाला शैडो और प्रोजेक्शन है। इस सब में थेरेपी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। आप किसी के पास भी जाइए, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, कोई भी थेरेपिस्ट हो, लेकिन जाइए ज़रूर। आपको अगर वाकई में मेंटली एक पुरसकून ज़िंदगी चाहिए ना, तो आपको थेरेपी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। आपको सेशंस लेने चाहिए, बेशक आप किसी से भी लें, लेकिन आप थेरेपी में ज़रूर जाएं, क्योंकि कभी कभार हमें ट्रॉमा को हील करना या अपने डिफेंस मैकेनिज़म्स को समझना, उनको प्रोसेस करना, इस सब के लिए ना एक स्पेस चाहिए होता है, एक एक्सपर्ट चाहिए होता है, और उसकी तरफ से बहुत सारी ट्रांसफरेंस, एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। जो कार्ल यूंग के साथ हुआ वो मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स थेरेपी में जब मैंने कुछ ऐसा बोला उन्हें जो उन्हें ट्रिगर कर गया, तो या तो वो थेरेपी छोड़कर चले गए, या फिर वो बहुत गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए, और उनसे वो प्रोसेस नहीं हुआ। वो जो मैंने उन्हें कहा कि ये उनका प्रोजेक्शन है, ये उनका शैडो है, तो उसने उन्हें काफ़ी ट्रिगर कर दिया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो मैरी की तरह वापस भी आए, और उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि वो अपने प्रोजेक्शंस पर काम करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे थे कि जो नहीं प्रोसेस कर पाए उस सच को, या वो जो भी था, उनके जो शैडोज़ थे वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, वो उसको फेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। आपकी जो ईगो है ना, वो भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म ही होता है, वो आपको रोकती है। ईगो अगर ट्रॉमा की बुनियाद पर बनी है ना, और काफ़ी अनहेल्दी ईगो है, काफ़ी नार्सिसिस्टिक ईगो है, फिर तो आपको, अगर मैं आपके प्रोजेक्शंस और शैडोज़ बताऊंगी तो हो सकता है कि आप
ज़िंदगी भर मेरी शक्ल ना देखें, और हो सकता है कि 4 बुरे अल्फाज मेरे बारे में कहीं ना कहीं लिख दें कि इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये कुछ भी नहीं जानती, फजूल बकवास करती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को, और वाकई में इंसानों के लिए ये सब आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मैं ख़ुद भी गुजर चुकी हूँ इससे, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए भी ये जर्नी कोई इतनी आसान नहीं थी कि जहाँ पर मुझे अपने प्रोजेक्शंस को देखना पड़ा। मुझे भी गुस्सा आता था, लेकिन आपने डटे रहना होता है, आपने उस जर्नी पर कायम रहना होता है। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप थेरेपी ले सकते हैं, आप खुद गौर कर सकते हैं। प्रोजेक्शंस पर किताबें पढ़िए, इसके बारे में मज़ीद जानिए। ट्रॉमा पर किताबें पढ़िए, चाइल्डहुड ट्रॉमा पर, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा पर, जिसमें सबसे अमेजिंग बुक है CPTSD फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, पीट पॉकर की है ये। मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को ये किताब रेकमेंड करती हूँ, खासकर उन क्लाइंट्स को जिनका ट्रॉमा इस किताब में मौजूद कंटेंट के साथ काफ़ी रिलेट करता है, तो वो बहुत ट्रिगर हो जाता है, और फिर वो 1-2 सफ़े पढ़ कर ना उस किताब को मज़ीद पढ़ नहीं पाते, वो फेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो सब कुछ जो उस किताब में है वो उनके साथ हो रहा होता है, और उस पेन को, उस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को ना उनका ब्रेन अकेले प्रोसेस नहीं कर पाता। तभी फिर मैं उनसे कहती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें और फिर आकर मेरे साथ सेशन में डिस्कस करें, ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें। लेकिन आप चाहें तो अकेले धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इन किताबों को पढ़कर अपने ट्रॉमा को, अपने ट्रिगर्स को समझ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसे ख़त्म करते हैं यहीं पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।